टाइटल और थंबनेल से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज की स्टोरी किस बारे में। आज की स्टोरी डंकी के बारे में, जो कि काम तो ठीक नहीं है, लेकिन ये स्टोरी एक लेसन के तौर पे उन लोगों के लिए जो इस काम के सोचते हैं। मेरे पास बहुत पहले एक स्टोरी आई थी जिन साहब ने मुझसे शेयर की थी। उन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया था, पर वो स्टोरी उन्होंने जिस तरह मुझे सुनाई थी, आप यकीन करें वो रोने तक लग गए थे। औरत तो थी साथ में बहुत इमोशनल भी थी। स्टोरी कुछ इस तरह थी कि 2-3 दिन तक ये जंगलों में पहाड़ों में सफर कर रहे होते हैं। इनके पास खाना वगैरह भी नहीं था। अब इनके पास खाना वगैरह भी खत्म हो चुका था और इनकी हिम्मत भी खत्म हो चुकी। बाहर जाने का क्रेज तो छोड़े, अब इनको इतनी जान के लाले पड़ गए थे। अब इन्होंने फैसला ये किया कि एजेंट की नजरों से छुप के हम लोग यहीं पे कहीं पे छुप जाते हैं। फिर इनको मौका लगता है और ये उसी जंगल में कहीं खो जाते हैं। वो बाकी टीम तो इनको छोड़ के जा चुकी थी, लेकिन ये वहीं पे रह गए। इन्होंने अपने आप को वक्त के सहारे छोड़ दिया और हिम्मत हार चुके थे। अब ये बताते हैं रात हुई तो इतने मोटे मच्छर और इस जंगल का एक खौफनाक एम्बियंस, वो सब बहुत खौफनाक था। कहते हैं कि हम लोग 4 लड़के एक साथ थे, एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। उस जंगल में बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त थे कि हमें रात को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई मखलूक है वो दरख्त के ऊपर इधर से उधर झंप लगा रही है, लेकिन वो नजर नहीं आ रही थी। उसने हमें पूरी रात इतना खौफ का शिकार रखा कि हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ना खाना था ना पीना था। बस हमने वक्त के सहारे अपने आप को छोड़ दिया कि कब हम मर जाए। हमें अब धुंधला दिखाई देने लगा था। भूख की वजह से हमारी एनर्जी डाउन हो गई थी। बिल्कुल हमारी आंखें बंद हो रही थी, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर उसी ब्लर विजन में हमने देखा कि कुछ लोग आए हैं, वो हमारे पास आके बैठे हैं और उनके पास कुछ खाने पीने की अशिया थी। अब हमें प्रॉपर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन किसी ने हमारा सर उठाया, जैसे उसने अपने टांग के ऊपर हमारा सर रखा और हमारे मुंह में जैसे पानी के कतरे डालने की कोशिश कर रहा। हमें प्रॉपर होश तब आया जब हम लोग बिल्कुल ठीक थे और अपनी एनर्जी में थे, और हमारे आसपास खाने पीने की वो अशिया थी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बहरहाल हमने खाया पिया और अपने पास भी रख लिया और फिर हम वापसी की तरफ लौटे, क्योंकि आगे जाना तो नामुमकिन ही था हमारे लिए। ये तो कंफर्म था कि हमें कोई इंसान नहीं दिखा था, थी वो कोई मखलूक ही। पर जो भी थी उसने हमारी हेल्प की। शायद अगर उसने हेल्प ना की होती तो आज हम लोग ना होते। बहुत इमोशनल स्टोरी थी। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ ले, अपने आसपास इज़हार बांध दे, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। और लाइट्स ऑफ करके आंखें बंद कर लें ताकि ये स्टोरी आपको इमेजिनेशन में ले जाए। और अभी से स्टोरी को लाइक कर दें, वरना आप लोग सो जाते हैं, मुझे पता है। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बद्दान, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा ताल्लुक गुजरात से है और मेरा नाम भी अदनान है। मैं काफ़ी दिनों से आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाह रहा था, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से नहीं कर पाया। ये सन 2020 का वाकया है। मेरे साथ एक और लड़का था जो मंडी बहावलदीन का था, जबकि मैं गुजरात से था। हम दोनों यहाँ से लाहौर जाते हैं और एम्बेसी जाकर ईरान के वीज़े लगवाते हैं और 4 बजे तक हमें वीज़े मिल जाते हैं। इसके बाद हम लोग लाहौर रेलवे स्टेशन पर गए और वहाँ से टिकटें ली और क्वेटा चले गए। वहाँ जाकर हम अपने एजेंट से मिले। वो एजेंट भी गुजरावाला का ही था। इसके बाद हम वहाँ से एक बस में बैठते हैं और इसने जाकर हमें ताफ्तान बॉर्डर पर उतार दिया। हमारा ये सफ़र 24 घंटों का था। वहाँ से हम लोगों ने इमिग्रेशन करवाई और जिनान पहुँच गए। वहाँ से हम लोग मशहद और फिर तेहरान चले गए और वहाँ से हम लोग टैक्सी में बैठकर माखू पहाड़ी पर चले गए। जब हम लोगों ने वो पहाड़ क्रॉस कर लिया तो हम ईरान की बाउंड्री पर पहुँच गए और इससे आगे तुर्की स्टार्ट हो जाता है। वहाँ से हम अपने एजेंट के पास गए, जिसने हमें आगे एक और एजेंट के पास छोड़ा और उसने हमें आगे ले जाना था। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ तकरीबन 200 लोग थे। काफ़ी सारे लड़के थे जो कि मुख्तलिफ शहरों से थे। इनमें से काफ़ी लड़कों से हमारी बातचीत हुई। वो रात को 1 या 2 बजे डंकी लगवाते हैं। हमारे इस ग्रुप में अफगानी लड़कियां भी थीं, कुछ औरतें भी थीं जिनके पास 3-3 या 4-4 महीने के बच्चे भी थे। इनके साथ ही हम लोगों ने डंकी लगानी थी। खैर, हम सब लोग अपने सफ़र पर निकलते हैं। वो अप्रैल का महीना था और वहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी। जब हम वहाँ पर पहाड़ को क्रॉस कर रहे थे तो हम सब के सांस फूल चुके थे। हम लोगों से मज़ीद नहीं चढ़ा जा रहा था।
मैं स्मोकिंग भी करता था तो मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मेरा सांस काफ़ी फूल गया था। मेरे साथ जो मेरा दोस्त था, मैंने इसे कहा कि तुम चले जाओ और मुझे इधर ही छोड़ दो। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं आगे जा सकूं। इसने कहा कि नहीं, मैंने आपको साथ लेकर जाना है, मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ूंगा। बाकी सब लोग हमसे इतने आगे जा चुके थे कि वो हमें नजर ही नहीं आ रहे थे। वहां पर मैं, मेरा दोस्त जो मंडी बहाउद्दीन से था और दो लड़के और थे, वो बेचारे भी वहीं रह गए थे। इनमें से एक लड़का पहाड़ी से नीचे गिरा था और इसकी कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी और इससे उठा नहीं जा रहा था, इसलिए वो बेचारा भी वहां पर था। अब हम सिर्फ 4 लड़के रह गए थे। हमने कहा कि वो लोग तो चले गए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे। हमने आगे पीछे देखा तो हमारे दोनों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे जिन पर बर्फ ही बर्फ थी। चांदनी रात थी और बिल्कुल सन्नाटा था। बस वहां पर पानी की आवाज आ रही थी जो कि ऊपर चश्मे से नीचे गिर रहा था। खैर, हम लोगों ने इनके पैरों के निशान फॉलो करना शुरू किया और इनके पीछे पीछे चलने लगे। हम लोग सांस लेते हुए और स्टे करते हुए इनके करीब होने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो हमें कहीं नजर नहीं आए। हमने एक पहाड़ क्रॉस किया जो बहुत बड़ा था, फिर दूसरा और इसी तरह से तीसरा भी क्रॉस किया, लेकिन इनका कहीं नामो निशान नहीं था। हम लोगों ने दाएं बाएं देखा, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ जाना है, क्या करना है। हम लोग काफी ज्यादा डर गए थे। भाई, आप यकीन करें कि हमें वहां सिर्फ 2 मिनट ही हुए थे कि हमें सीटियों की आवाज आना शुरू हो गई। चूंकि हम पहली दफा गए थे तो वहां पर लड़के बताते रहते थे कि यहाँ पर पकड़े जाने का खतरा हो जाता है। 5 मिनट गुजरते हैं और मैं अपने दाएं बाएं देखता हूँ, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। तभी मुझे ऐसा फील होता है जैसे कोई हमारे पास से गुजर गया। अब मैं लड़कों को नहीं बता रहा था कि यहाँ पर क्या है, जबकि दूसरे लड़के ने भी इस चीज को देख लिया था। तो इसने मुझे कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर कोई बंदा है। तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ। खैर, मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और उठकर देखा तो वो चीज हमारे सामने आ गई। इसने मुझसे पूछा कि किधर से आए हो और किधर जा रहे हो। इसकी शक्ल काफी खौफनाक थी। मैंने इसे बताया कि हम लोग डंकी लगा रहे हैं। इन चीजों से मुझे डर तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर भी मेरा 1-2 दफा इन चीजों से सामना हो चुका है। वो स्टोरीज भी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूंगा। खैर, मैं इससे नहीं डरा। इसने पूछा कि डंकी पर कहाँ जा रहे हो, किस मुल्क जाना है और किस मुल्क से आए हो। मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और यूनान जाना है। तो इसने कहा कि हम आपको यूनान से भी आगे ले जाएंगे। तो मैंने कहा कि कहाँ। तो इस चीज ने जवाब दिया, जर्मनी। मैंने कहा कि ठीक है, ले चलो, हम तैयार हैं। हमें वहां पर 3 खतरे थे। आप यकीन करें, हम जिस चीज से वहां पर बातें कर रहे थे, इस चीज से मुझे कोई डर नहीं था। हमें वहां पर आर्मी से डर था। खैर, इतनी सी बात करके वो चीज गायब हो गई और हम लोग वहां से आगे चले गए और फिर हमें वहां पर आर्मी ने पकड़ लिया और हम लोग वापस आ गए। जब हम लोग वापसी सेफ पहुंचे तो मैंने एजेंट से कहा कि हम ऑलरेडी 4 डंकियां लगा चुके हैं, अब हमें आगे नहीं जाना है, हमने वापस पाकिस्तान जाना है। आप लोग मेहरबानी करें कि हमें वापस भेज दें। इन्होंने हमें काफ़ी मारा पीटा और हम पर काफ़ी तशद्दुद किया। हम लोग तकरीबन 8 से 9 दिन वहाँ पर रहे और एक दिन इन्होंने हमसे कहा कि आप लोग 30-30 हज़ार रुपये दो और हम आप लोगों को वापस तेहरान छोड़ देते हैं, वहाँ से आप लोग जहाँ मर्जी जाएं। हमने कहा कि ठीक है। पैसे मेरे पास थे जो मैंने अपने मोज़ों में छुपाए हुए थे। फिर मैंने अपने और दूसरे लड़के के पैसे इनको दिए और हम लोग वापस तेहरान आ गए। वहां आकर पता चला कि हर चीज लॉकडाउन हो गई है। हमें इस दिन पता चला था कि कोरोना भी कोई बीमारी है। वहां जिसके पास भी जाएं, कोई हमारी बात न सुने। खैर, हम लोग वहां पर बसों से सफर करते हुए और चेकिंग करवाते हुए हम लोग वापस ताफ्तान बॉर्डर पहुंच जाते हैं और वहां पर हमें आर्मी पकड़ लेती है। वहां पर तकरीबन 5000 लोग थे और इन्होंने हम सब को पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिया और ये लोग वहां से हमें बसों में डालकर मुल्तान ले आए। मुल्तान में एक एरिया है जो कि यूनिवर्सिटी टाइप भी बना हुआ है और हम सारे लोगों को इन्होंने वहां पर
आकर बंद कर दिया। ये सन 2020 की बात है, जब कोरोना आया था। जब ये न्यूज़ फैली थी कि ईरान से कुछ लोग आए हैं और इन सब को कोरोना है, वो हम लोग ही थे। वो काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी और इनके अंदर 8-9 फ्लैट्स होते थे। वहाँ पर इतने बड़े बड़े कमरे थे कि कई 100 आदमी उन कमरों में रह सकते थे। मुझे इस सोसाइटी का नाम नहीं पता। इन लोगों ने हमसे कहा कि आप लोगों ने 21 दिन करंटीना करना यहाँ पर, इसके बाद हम आपको छोड़ देंगे आपके शहरों में। जिस कमरे में मैं था, इस कमरे में वो मंडी भाउद्दीन वाला लड़का भी था और एक लड़का वहाँ पर गुजरावाला का भी था। 17 साल इसकी उम्र थी और वो मुझे ताफ्तान बॉर्डर पर ही मिला था। इसने मुझे कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मुझसे एजेंट्स ने छीन लिए, आप मुझे अपने साथ रख लो, आप जो भी मुझ पर खर्चा करोगे वो मैं आपको घर जाकर वापस कर दूंगा। तो मैंने कहा कि खैर कोई बात नहीं है, हम लोगों ने भी इतनी मुसीबतें देखी हैं और ये बेचारा भी मुसीबत में ही है। और मैंने इस लड़के को भी अपने साथ रूम में रख लिया था। पहले दिन की बात है जब हम लोग इन कमरों में जाकर रह रहे थे, तो रात के 2 बजे वहाँ पर एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई। वहाँ पर दरवाजे बजना शुरू हो गए। हम काफी परेशान हुए कि क्या हो रहा है हमारे साथ। खैर मैं हिम्मत करके उठता हूँ, ये सोच कर के हो सकता है कि साथ के फ्लैट में किसी लड़के को कोई मसला हुआ हो, क्योंकि तब बुखार वगैरह भी काफी ज्यादा होता था। मुझे खुद बुखार हो गया था। मैंने उठकर जाकर दरवाजा खोला और बाहर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। जिस रूम में हम थे इसके साथ अटैच वॉशरूम था। थोड़ा सा ही टाइम गुजरा कि वॉशरूम का दरवाजा बजना शुरू हो गया। मैंने इस लड़के से कहा कि शानी ये क्या हो रहा, यहाँ पर कौन है? वो बेचारा हकीकत में डर चुका था। इसने कहा कि मुझे इस कमरे में कोई गड़बड़ लगती है। आर्मी ने हमें कंबल भी दिए थे, कैंप भी, सैनिटाइजर्स वगैरह भी, खाना वगैरह भी हमें अच्छा देते रहे। मैंने कहा कि खैर है और मैं ब्लैंकेट ओढ़ कर सो गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इस चीज ने मेरे सिरहाने आकर मेरा कंबल खींचा। तो जब मैंने सामने देखा तो वही मखलूक थी जो हमें पहाड़ों में नजर आई थी। इसने कहा कि वापस आ गए हो, जाना नहीं है क्या? और दूसरे दिन रात को फिर इस टाइम इसने हमें सताना शुरू कर दिया। मैंने ईरान से कुछ बर्तनों की शॉपिंग भी की थी। इसमें चाय बनाने वाली इलेक्ट्रिक केतली भी थी। कभी वो गायब हो जाती, कभी वहां से चीनी गायब हो जाती और कभी बत्ती ना मिलती। इसने 2-4 दिन हमें काफी तंग किया। दिन को हमारे साथ कुछ भी नहीं होता था। वहाँ साथ में एक पार्क बना हुआ था। दिन को हम सब निकल कर वहाँ इकट्ठे हो जाते थे। तीसरी रात जब हम लोग सोने की तैयारियां कर रहे थे, अभी हम लोग गुनूदगी में ही थे, इस चीज ने फिर से चीजें उठाकर फेंकना शुरू कर दी और दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। इस दिन तो इसने गुस्से में हद ही कर दी। मैं साथ वाले लड़के को उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो हिल ही नहीं रहा था। खैर मैंने इसके मुंह पर पानी के छींटे वगैरह मारे और साथ वाले फ्लैट से कुछ लड़कों को बुलाया। फिर वहां पर मेडिकल टीम आ गई। इन्होंने चेक वगैरह किया और कहा कि इसका बीपी लो हो गया। हालांकि वो बिल्कुल ठीक ठाक था। मुझे तो पता था इसके साथ क्या मसला। बहरहाल वहां पर एक और लड़का था। मैंने इसको सारी सूरत हाल बताई कि हमारे साथ इस तरह के मामलात हो रहे हैं, तो हम क्या करें। इसने कहा छत पर जाकर अपने घर वालों से राब्ता कर रहा था। तो मुझे नीचे से फिर इस शोर की आवाज आई। मैं ऊपर से नीचे भागा हूँ। मैंने आकर रूम में देखा तो वो लड़का उल्टा पड़ा हुआ था। इसका कोई हाल नहीं था। मैंने आकर इसको चेक किया। इस लड़के में बिल्कुल जान नहीं थी और ना ही वो हिल रहा था। मैंने मेडिकल टीम को कॉल की। इन्होंने आकर चेक किया और इन्होंने कहा कि इस लड़के की डेथ हो गई है। तो हम लोग काफी परेशान हो गए और मैं हकीकत में डर गया। मैंने कहा कि हमारे साथ क्या हो गया। और मैंने इस रूम को छोड़ा और आर्मी की वो जो मेडिकल टीम थी, मैंने बाहर जाकर इनको सारी बात बताई कि हमारे साथ ये मसला हुआ है। जब मैंने इनको सारी बात बताई तो इन्होंने हमें दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया। ये गुजरावाला का लड़का था। इसकी वालदा का नंबर मेरे पास था। वो मेरे ही व्हाट्सएप पर अपने घर से रब्ता करता था। मैंने इसकी वालदा को कॉल करके बताया कि इस तरह कोरोना की वजह से आपके बेटे की डेथ हो गई है। मैंने इनको ये नहीं बताया था कि किसी मखलूक ने इस पर हमला कर दिया और इसकी डेथ हो गई है। खैर अदनान भाई, तब हम लोग काफी जलील हुए। 21 दिन इन्होंने हमें वहां पर रखा और 21 दिन इन्होंने हमें फैसलाबाद में रखा
और फिर तकरीबन 21 दिन हम लोग गुजरावाला में रहे और फिर इसके बाद हम लोग घर आ गए। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, माना कि मेरी स्टोरी ज़्यादा हॉरर नहीं है, लेकिन इसमें कहीं उन लोगों को लेसन है जो डंकी की नीयत से मुल्क से जाते हैं। आप यकीन जाने, ये सिर्फ जान को जोखम में डालने वाला काम है। मेरी अपने उन भाइयों से रिक्वेस्ट है जो इस तरह के कामों में शामिल है। मेरी उन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी इस तरह का रास्ता इख्तियार न करें। यकीन जाने पूरी जान का रिस्क है। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं आपकी स्टोरीज बहुत शौक से सुनता हूँ। मैं ऑफिस में बैठकर भी आपकी स्टोरी सुनता रहता हूँ। बस जब कोई आता है तब आपकी स्टोरी स्टॉप करता हूँ। मेरा नाम अहमद है और मैं गुजरावाला से हूँ और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करूँ, लेकिन काम का लोड ज़्यादा था और वक्त भी नहीं मिल रहा था, तो मैं आपसे स्टोरी शेयर नहीं कर सका। तो आज मैं थोड़ा फ्री था तो मैंने सोचा कि मैं आज आपके साथ स्टोरी शेयर करता हूँ। तो कहानी शुरू होती है 3 साल पहले। अब मैंने अपना कॉलेज पास किया था और मैं घर पर ही होता था। तो मेरी आदत थी कि मैं रात को अक्सर देर तक जागता रहता था। दोस्तों से गपशप लगाना, छत पर जाकर वॉक करना और स्मोकिंग वगैरह करते रहना और 3-4 बजे नीचे आकर सो जाना। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं अपनी छत पर था, तो जैसे ही मैं टेरेस पे गया तो मेरी नज़र सामने वाले घर पर पड़ी। तो मुझे नज़र आया कि छत पर एक लड़की वॉक कर रही है। तो मैं थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि इनकी फैमिली छत पर नहीं आती थी और ना ही हम लोगों ने किसी को इनकी छत पर कभी देखा था। तब सर्दियों की रातें थीं और रात के 2-2:30 बजे का टाइम था। तो मैंने सोचा कि हमें यहाँ पर रहते हुए 7 साल हो गए, लेकिन मैंने कभी भी इनके घर में कोई लड़की नहीं देखी और छत पर तो बिल्कुल भी कभी किसी को नहीं देखा। तो कैसे इनकी लड़की छत पर आ गई है? क्या इनकी कोई बेटी भी है? क्योंकि मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर, इस रात मैंने ये देखकर इग्नोर कर दिया और मैं वॉक वगैरह करके तकरीबन 3 बजे नीचे आ गया और अपने छोटे भाई से कहा कि यार, जो हमारे सामने रहते हैं, आज मैंने इनकी लड़की को छत पर देखा और वो भी इतनी रात का है। तो इसने मुझे हैरान होकर कहा कि नहीं, इनकी कोई बेटी नहीं है, जबकि मैंने कहा कि नहीं, मैंने इसे खुद छत पर देखा। इसने कहा कि इनका छोटा बेटा मेरे साथ घूमता फिरता रहता। अगर इनकी कोई बहन होती तो मुझे पता होता, और इनकी शादी भी अभी नहीं हुई क्योंकि वो 2 भाई थे। तो मैंने कहा कि ठीक है, हो सकता है शायद मुझे वहम हुआ हो। तो 2-3 दिन के बाद मैं फिर छत पर गया तो मैं जंगले के पास खड़ा था। तो उनकी छत पर एक खिड़की थी। तो मैंने देखा कि इसके साथ कोई लड़की खड़ी हुई है और इसने मुझे इशारा किया। वो लड़की काफी खूबसूरत थी। इसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था। जब मैंने इसे देखा तो मैंने सोचा कि मेरा भाई कह रहा था कि इनकी कोई बहन नहीं है, तो ये कौन है? और ये सोचकर मैं काफी परेशान था। तो वो मेरी तरफ देखकर हंस रही थी और मुझे इशारा कर रही थी। इस टाइम मैं भी थोड़ा यंग था, तो मैंने भी इसको मजाक में हेलो हाय का इशारा कर दिया। तो हंसते हुए सीढ़ियों से नीचे चली गई। उसी खिड़की के साथ सीढ़ियां थी। इन्होंने कमरे के लिए ऊपर एक दीवार बनाई थी जहां पर वो खिड़की थी, लेकिन वो कमरा मुकम्मल नहीं हुआ था। तो मैंने नीचे जाकर भाई को फिर बता दिया कि मुझे आज भी वो फिर नजर आई है। इसने मुझे इशारा किया और मैंने भी इसको इशारा कर दिया। तो भाई ने कहा कि यार, मेरी बात मान लो, कोई भी इनकी बहन नहीं है। तो मैंने इसे कहा कि ठीक है, कल जुमा है ना, तो जैसे ही इरफान आएगा हम इससे सारी बात पूछ लेंगे कि क्या इनके घर में कोई मेहमान तो नहीं आए हुए। तो ऐसे ही जुम्मे वाले दिन हम जुम्मा पढ़ने गए और जैसे ही बाहर निकले तो इरफान मेरे सामने खड़ा हुआ था। मैंने इससे सलाम दिया, हाल चाल पूछा तो इसने कहा कि ठीक ठाक। तो मैंने इससे पूछा कि तुम्हारे घर कोई मेहमान आया हुआ है? तो इसने कहा कि नहीं, हमारे घर तो कोई मेहमान नहीं आया। तो मैंने इसे फिर बताया कि नहीं, इस तरह से तुम्हारे घर में कोई लेडी है जो छत पर आती है? तो इसने कहा कि नहीं, हमारे घर में कोई लेडी नहीं है, बस मेरी मम्मा है और हम 2 भाई और अब्बू होते हैं। इसके अलावा हमारे घर में कोई नहीं रहता। तो खैर, मैं चुप करके ये बात सुनकर आ गया। वो मुझसे पूछता रहा कि क्या हुआ। तो मैंने बस इसको इतना ही बताया कि मैंने किसी को तुम्हारी छत पर देखा।
तो इसने कहा कि हो सकता है साथ वालों को कोई जंगला फलांग कर आ गया हो, क्योंकि वहां पर जंगले छोटे छोटे हैं। तो उसी तरह से 4-5 दिन गुजरते हैं। तो इसके बड़े भाई को दौरे पड़ने लग गए। तो इन्होंने किसी आमिल वगैरह को दिखाया। तो इसने बताया कि आपकी सीढ़ियों के बाहर कोई साया, कोई लेट नाइट ऊपर गया, जिसकी वजह से इस पर ये असरात हो गए हैं। तो आप इसको कहीं दूर भेज दें, क्योंकि ये जब तक यहाँ रहेगा इसके साथ ही मामला चलते रहेंगे। खैर वो लड़का फैसलाबाद चला गया और 6 मंथ के बाद वो वापस आया। इसके घर वालों ने इन्हीं दिनों में वहां पर जाकर इसकी शादी भी कर दी थी। तो 1 साल के बाद इसकी बेटी पैदा हुई। तो 1 साल के बाद इसके साथ फिर से वही मामला शुरू हो गया और वो लड़का फिर से फैसलाबाद आ गया। तो मैंने इसे बोला कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैंने सीढ़ियों पर किसी को देखा है। तो इसने कहा कि हाँ, कुछ मामलात हैं वहां पर। तो एक दिन वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए घर आया हुआ था। इसकी सालियां भी इसके साथ आई हुई थी। तो मैं ऐसे ही छत पर वॉक कर रहा था, मुझे सामने से हंसने की आवाज आती है। तो मैंने कहा कि ये छत पर आया हुआ और मैं इसे देखने के लिए आगे जंगले पर जाता हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ कि वहां पर एक लड़की थी। वो लड़की नहीं जो मैंने पहले देखी थी, ये कोई और थी। इसने हंसकर मेरी तरफ देखा और मुझे इशारा किया। तब 2 बजे का टाइम था। तो मैं इसको इशारा करता हूँ कि तुम हमारे घर आओ, और मैं नीचे गेट खोलने के लिए चला जाता हूँ। मैं जैसे ही गेट खोलता हूँ तो वो सामने खड़ी होती है। इस टाइम फुल अंधेरा था, लेकिन मैं इसे देख पा रहा था। मैं हैरान था कि वो इतनी जल्दी गेट पर कैसे पहुंची, और मैं इसे देखते साथ ही सकते में आ गया था। ना मुझसे हिला जा रहा था और ना ही बोला जा रहा था। उसने कुछ देर वहीं खड़े होकर मुझे देखा और फिर वैसे ही वापस चली गई। ना तो इसके चलने की आवाज आई और ना ही इसकी सांसों की कोई आवाज थी। बता दूं कि हमारा घर डबल स्टोरी है और नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल खाली होता है। वहां सिर्फ मैं और मेरा भाई होते हैं, जबकि मेरी फैमिली ऊपर वाले पोर्शन में होती। तो इसके जाने के बाद ये बात मेरे दिमाग में आई कि इस लड़के ने मुझे बताया था कि हमारी कोई बहन नहीं है और ना ही हमारे घर में कोई औरत रहती है। तो फिर ये कौन है? क्या कहीं ये कोई साया वगैरह तो नहीं है? जितनी जल्दी ये यहाँ पहुंची है। रमजान के दिन थे और सहरी का वक्त होने वाला था। खैर मैं हिम्मत करके इस चारपाई पर लेटता हूँ और सहरी के टाइम मुझे घर वाले उठाते हैं और कहते हैं कि सहरी कर लो। और मैं कहता हूँ कि मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सादा पानी ही पी लेता हूँ। इसके जाने के बाद मैं 5 दिन तक बीमार रहा, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। पहले मुझसे पूछते थे कि क्या हुआ, लेकिन मैं इन्हें कभी भी नहीं बताता। और फिर रमजान का आखिरी इशरा चल रहा था। मैं अंदर लेटा हुआ था कि मेरा छोटा भाई रात को 2-2:30 बजे दरवाजा खोलकर कहीं बाहर जाता और वह लड़की घर के अंदर आ जाती और मेरे साइड पर आकर बैठ जाती है। जब अचानक मेरी आंख खुलती है और मैं इसको देखता हूँ और कहता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो इसने कहा कि मैं तुम्हें देख रही थी। इसकी आवाज़ बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह थी। तो मैं इस टाइम काफ़ी परेशान हुआ कि दरवाज़ा लॉक है तो ये अंदर कैसे आई। तो इसने कहा कि मैं अपने घर का दरवाज़ा बंद करने आई थी, मैंने देखा कि आपके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है तो मैं अंदर आ गई हूँ। मैंने कहा कि अच्छा, जबकि मेरे दिमाग में वही पिछले दिनों वाली बात चल रही थी कि जब ये इस दिन आई थी तो मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग्स आई थी। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मैं इससे पूछ लूं कि इनकी तो कोई बहन भी नहीं है, जबकि इनके जो रिश्तेदार आए हुए हैं इनमें से भी मैंने इस लड़की को नहीं देखा था, क्योंकि वो लोग अक्सर दिन के टाइम छत पर आ जाया करते थे। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मैंने नहीं पूछना, क्यों मुझे फील हो रहा था कि ये कोई और चीज़ है, कहीं ऐसा ना हो कि मामला ख़राब हो जाए। तो इतने में मेरा भाई आया और वो हवा की तेज़ी से वहाँ से उठकर दीवार के साथ जाकर खड़ी हो गई और मुझे इशारा कर रही थी कि बोलना मत, मुझे जाने दो यहाँ से। खैर मेरा भाई अंदर आया है और फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और वो आराम से वहाँ से निकल गए। तो मेरा भाई कहता है कि दरवाजे को किसी ने छेड़ा है। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि जाकर देख कर, तूने ठीक से बंद नहीं किया होगा। मैंने इसको नहीं बताया था कि ये मामला है। तो फिर इसके बाद हम लोग सहरी करके जब नमाज पढ़ने के लिए गए
तो मैंने इस लड़के से बात की और इसे सारी बात बताई कि ये मामला। तो इस लड़के ने मुझे कहा कि क्या तुमने इस लड़की को टच तो नहीं किया। मैंने इसे कहा कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी लेकिन मुझसे हिला भी नहीं गया। तो मुझे कहता है कि हमारी सीढ़ियों के ऊपर साया है और तुम्हें पता है कि जो कुछ भी मेरे भाई के साथ हुआ था तो बेहतर है कि तुम किसी को दिखा लो। तो मैंने कहा कि ठीक है, और सुबह फिर वही मुझे किसी के पास लेकर गया। तो वहाँ पर हमने इसे सारी बात बताई और आमिल ने हमें बताया कि लोगों से पहले वहाँ पर जो फैमिली रहती थी वो एक नॉन मुस्लिम फैमिली थी और इसकी एक बेटी थी। तो किसी ने इसके साथ ज्यादती करके इसको कत्ल कर दिया था। तो ये इसकी रूह है। ये चीज़ मुझे मोहल्ले के एक और लड़के ने भी बताई थी कि रात को 12 बजे के बाद जब मैं ड्यूटी से वापस आता था तो मुझे फुटबॉल की आवाज़ आ रही थी। इसके पास एक छोटा सा डॉग था जिसके साथ वो लेट नाइट तक छत पर खेलता रहता था। इस लड़के का नाम जीशान था। तो इसने कहा कि एक रात मुझे गली से फुटबॉल की आवाज़ आई। तो जब मैंने देखा तो गली में एक बहुत ही प्यारी लड़की फुटबॉल के साथ खेल रही थी। तो जब इस लड़की ने मुड़कर मेरी तरफ देखा तो इसके बाद मुझे 5-6 दिन तक बुखार रहा। तो खैर इस आमिल ने हमें कुछ तावीज़ वगैरह दिए और कहा ये तावीज़ जला दिया करो, और इसने कुछ आयात वगैरह बताई हमें कि ये पढ़ा करो तो मामला ठीक हो जाएंगे और आप देर तक छत पर ना रहा करो। तो मैंने कहा कि ठीक है, और फिर हमने वो प्रोसेस किया जो इसने बताया था और वो आयात वगैरह पढ़ी और इसके बाद मेरी वो मामलात ख़त्म हो गए। अब जिस जगह पर मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पर मेरी ड्यूटी दिन के 1 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक होती है। तुम्हारे ऑफिस के बैक साइड पर भी एक वॉशरूम है। तो जब कभी मैं वो वॉशरूम यूज़ करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बाहर कोई बंदा खड़ा हुआ है, और लगता भी ये है कि कोई औरत खड़ी है क्योंकि चूड़ियों की छन छन की आवाज़ आती है। लेकिन जब मैं बाहर आता हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता। और अक्सर जब मैं किचन में भी होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी साइड पर या मेरे पीछे कोई खड़ा, लेकिन मैं इन चीज़ों को इग्नोर कर देता हूँ। तो मेरी अम्मी भी यही कहती हैं कि जब तुम अकेले होते हो तो आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ते रहा करो। तो ये थी मेरी एक स्टोरी। अगर आपको पसंद आए अपने चैनल पर अपलोड कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ भाई आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं रहीम यार खान से हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये वाक़या मेरे दोस्त के साथ पेश आया। भावलनगर के एक छोटे से कस्बे में मेरा दोस्त रहता है जिसका नाम दानियाल है। शब बरात की रात दानियाल और इसके 3 और दोस्त अब्दुल साकिब और अहमद मस्जिद में नमाज के बाद एक खाली इलाके में जा बैठे। चूँकि गाँव में ऐसे इलाके मौजूद होते हैं जो काफ़ी वीरान और वसी होते हैं। इस जगह पर एलोवेरा के बड़े बड़े पौधे मौजूद थे जिन्होंने इस जगह का अहाता किया हुआ था। मेरा दोस्त दानियाल और इसके दोस्त वहां बैठ गए और इनमें से एक लेट गया। मेरा दोस्त दानियाल और इसका दोस्त अब्दुल्ला अल्लाहू का विर्द करने लगे क्योंकि इबादत की रात थी और वो सब बच्चे तकरीबन 15 से 17 साल की उम्र के थे। इस उम्र में इंसान को अपना होश होता है। चांद की रोशनी इतनी थी कि दूर खड़ा इंसान नजर आ सकता था। अभी ने बैठे कुछ ही देर गुजरी थी कि दानियाल की नजर जब सामने पड़ी जहां एलोवेरा के बड़े बड़े पौधे थे। इनके पीछे से एक औरत नमदार हुई जिसकी जिसामत गैर मामूली तौर पर बड़ी मोटी थी और इसने लाल रंग का कपड़ा अपने जिस्म पर लपेट रखा था और इस कपड़े की चमक इतनी थी कि दानियाल ने अपनी आंखों पर अपना हाथ रखा और आंखों को आधा बंद करके देखने लगा। उस औरत का चेहरा नजर आ रहा था। इसके बाल ज्यादा लंबे नहीं थे लेकिन कांधों तक आ रहे थे और इस औरत के हाथ में एक डंडा भी था। पहले तो दानियाल को ये लगा कि शायद ये गांव की ही औरत होगी। इतने में अब्दुल्ला की नजर भी इस पर पड़ गई और वो खौफ के मारे बुलंद आवाज में पंजाबी जबान में कहने लगा कि नसो पिछल पैरी पै गई। इसकी आवाज सुनकर बाकी दोस्तों ने भी जब इस तरफ देखा तो वो औरत इनकी तरफ भारी कदमों से भागने लगी। तो वो सब सिवाय दानियाल के भाग खड़े हुए। मेरा दोस्त दानियाल कहता है कि इस वक्त मैं मंजर को देखने में ऐसा खोया कि मुझे महसूस ना हुआ कि मेरे दोस्त चीखते हुए भाग रहे और मुझे भी भागने का कह रहे हैं।
अभी कुछ सेकंड ही गुजरे थे कि मैं भी वहां से भागना शुरू हो गया, लेकिन मेरे दोस्त मुझसे बहुत आगे थे और मैं पीछे मुड़कर देखता जा रहा था। वो औरत बहुत करीब आ गई थी, लेकिन फिर भी इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। इसने पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए जो इस लाल कपड़े में ढके हुए थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि तान्याल कहता है कि मेरी रफ्तार तेज हो गई और गांव के अहाते में पहुंचकर एक खंबे के करीब जब पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत बिजली की सी रफ्तार से वापस उसी जगह जाकर नजरों से ओझल हो गई और मैं वहां से फौरन भाग कर गाँव पहुंचा, जहां मेरे दोस्त एक दरख्त के नीचे खड़े कपकपा रहे थे और सांस जोर से ले रहे थे। इन्होंने मुझे देखा और कहा, हमें तो लगा था तुम उस पिछल पैरी के हाथ लग गए हो। फिर हम सब एक दूसरे को अपने घरों तक छोड़ आए और वो वाकया मेरी जिंदगी का ऐसा वाकया है जो आज जबकि मैं 22 साल का हो चुका हूँ मेरे दोस्त इसको नहीं भूल सके। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी, और स्टोरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी हॉरर स्टोरीज फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज।